आज के प्रोडक्शन के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अब मैकेनिज्म ऑफ टूल वियर, ये है हमारा टॉपिक्स। जैसे कि टूल जब हमारा मेटल की कटिंग होती है, वहां पर टूल जो है वो वर्क पीस को काटने का काम करता है। और ये टूल क्या करता है, वर्क पीस को जब ये कट करती है तो वहां से चिप जो है, वर्क पीस का जो भी टुकड़ा कट होती है वो, उसको हम चिप कहते हैं, और वो चिप के रूप में रिमूव होता है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि एक ही टूल से हम लोग हमेशा कटिंग नहीं कर पाते हैं। एक टूल, जो नया टूल अभी जो जिसके पास अभी शार्प एज है और जो कटिंग करने के लिए एकदम सक्षम है, उस टूल को हम लोग वर्क पीस के वर्कशॉप में मशीन जो भी है उस पर हम लोग माउंट करते हैं, है ना। लेकिन देखते हैं कि कुछ देर कटिंग करने के बाद वो टूल जो है फिर वो कटिंग करने लायक नहीं रह जाता है ना। या तो हमारा कटिंग फोर्स की मान को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, या फिर वो सिंपल कट ही नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में ये स्थिति क्यों हुआ, तो ये तो स्थिति हो गया उसका टूल वियर के कारण, क्योंकि उसका टूल जो है वो वियर कर गया है। ठीक है, उसके पास अब जिस शार्पनेस जो है कटिंग करने के लिए जितना चाहिए वो अब नहीं रहा। तो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब हो गया कि टूल वियर, कैसे कैसे टूल का वियर होता है, और किस तरह का प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टूल के वियर के लिए। क्योंकि ये एक अनडिजायरेबल फेनोमेना है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा टूल का क्या हो, वियर हो। एक तो टूल का कॉस्ट भी महंगा होता है, और दूसरा चीज कि इस टूल एक बार वियर हो गया तो फिर से उसको और शार्प करने में समय भी लगता है, और लेबर कॉस्ट भी बढ़ती है ना। तो इसीलिए हम जितना मैक्सिमम किसी टूल का इस्तेमाल कर पाए वो हमारे लिए एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ टूल वियर में सबसे फर्स्ट जो मैकेनिज्म है जिस कारण से टूल का वियर होता है वो है डिफ्यूजन वियर। ठीक है, इसमें सब सब जो है, जो भी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे सब जो है टूल के वियर करने का ही काम करता है, बस तरीका क्या है अलग है। डिफ्यूजन वियर में हम लोग यहाँ से समझते हैं कि ये बेसिकली चिप है और ये हमारा टूल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये कौन सा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसका जो पॉइंटेड एरिया है ये, या पॉइंटेड भाग है जो जो कट करने का काम कर रहा है, वो वर्क पीस के अंदर इंसर्ट रहता है। जिस पॉइंट पे, जहां पर ये कटिंग टूल का ये टिप रहता है, वहीं पर कटिंग प्रोसेस जारी रहता है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट कट करती है वर्क पीस को, तो ये वर्क पीस चिप के रूप में जो है वो रिमूव होता है। लेकिन जब ये रिमूव होता है तो हम देखते हैं कि ये चिप कहाँ से जाती है, ये रेक फेस के ऊपर से ये स्लाइड करते हुए जाती है, और फिर आकर आगे जाकर के ये अपना बेंड कर जाती है ना। तो अब ये यहाँ पर इस नॉर्मल खींच देंगे, यही हमारा रेक एंगल है। और रेक फेस के ऊपर से ये चिप क्या हो रहा है, लगातार इस पर ट्रैवलिंग हो रही है। अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि चिप का मान लेते हैं कि ये एरिया कटिंग बहुत पहले हो चुका है, और ये एरिया जो है वो रेक फेस को रबिंग करते हुए अब यहाँ पर पहुंच चुका है। अब यहाँ से आगे अगला टाइम में ये आगे निकल जाएगा, है ना। अभी जो है सो उसी तरह इसके बैक वाला चिप का जो मटेरियल है, ये एरिया है, वो अभी जस्ट रगड़ ही रहा है, मतलब रबिंग कर रहा है। और रबिंग को ये बस यहाँ से लास्ट करने वाला है, और फिर आगे ये रेक्सेस को के कांटेक्ट से दूर होके ये भी दूर चला जाएगा। लेकिन ये एरिया का जो अभी मटेरियल है चिप का, वो अभी रेक फेस के ऊपर ही है। ये मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये भी कुछ देर में क्या होगा कि इस रेक फेस से रबिंग करने के बाद कुछ आगे ये निकल के फिर ये भी रेक फेस को छोड़ देगा। और जो रीजन अभी यहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर कटिंग पॉइंट है, वो रीजन अभी जस्ट कटने वाला है ना। तो ये कटने वाला है, ये कुछ देर में ये भी रीजन जो है वो रेक फेस के ऊपर आएगा, और फिर ये भी वही काम करेगा जो अभी अगला मटेरियल चिप का
करते जा रहा है। तो यहाँ पर हमको समझाने का ये मतलब है इतना सारा कि चिप जो है वो एक टाइम में एक कटिंग फेस के ऊपर एक ही टाइम में रहता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो मटेरियल चिप रेक फेस को पार कर गया वो अब दोबारा रेक फेस पे नहीं आएगा। ये यानी इस चिप के पास भी क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन में यहाँ पर रबिंग होगा, दोनों में फ्रिक्शन होगा, तो हीट का यहाँ जनरेशन होगा। तो हीट जनरेशन होगा तो कुछ हीट जो है यहाँ टूल मटेरियल में रह जाएगा और कुछ हीट जो है वो चिप में रह जाएगा। यानी कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हीट जो है वो चिप में ही रह चला जाता है, लेकिन एक पार्ट ऑफ हीट जो है वो क्या है, यहाँ पर टूल में भी रह जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि चिप में जो भी हीट गया वो एक बार यहाँ डेवलप हुआ और ये आगे निकल गया, तो ये अपना हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करके ये खत्म कर लिया। लेकिन टूल में जितना ही मतलब अगर थोड़ा सा ही हीट यहाँ पर अगर रह रहा है तो ये लगातार इस पर रबिंग हो रहा है, तो ये टूल का जो फेस है, रेक फेस, इसके ऊपर लगातार हीट की वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस फेस के ऊपर हर समय जो है एक नया चिप जो है वो आकर के रबिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार हीट का जो जनरेशन है वो जारी है। तो कुछ देर कटिंग करने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो रेक फेस के ऊपर हीट का वैल्यू है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर हीट का वैल्यू क्या हो जाती है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है चिप के फ्लो के कारण। तो अब ये हीट ज्यादा होने के कारण टूल भी तो कोई ना कोई मटेरियल का बना हुआ है, जैसे हाई स्पीड स्टील का बना हुआ है, क्योंकि एक हार्ड मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील, तो इसका टूल बना हुआ है। तो इसकी भी तो एक लिमिटिंग क्षमता है टेम्परेचर सहने का। फिर क्या होगा कि जब इसके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर से जैसे ही ज्यादा अगर यहाँ हीट डेवलप हो गया तो टूल का मटेरियल जो है वो क्या करेगा, चिप के मटेरियल में डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। ये क्या करना शुरू करेगा, डिफ्यूज करना। क्योंकि टूल का मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा, फेस का यानी टूल का जो रेक फेस पर जो मटेरियल है वो लगातार हीट जनरेशन के कारण सॉफ्ट हो जाएगा। अगर वो सॉफ्ट हो गया तो इसका कुछ मटेरियल का कुछ हिस्सा जो है वो चिप में क्या करने लगेगा, डिफ्यूज करने लगेगा। डिफ्यूज मतलब हो गया कि उस चिप के मटेरियल के साथ चिपकने लगेगा, है ना। और चिपक चिपक के ये टूल का मटेरियल जो है चिप के मटेरियल के साथ वो आगे की ओर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर टूल का क्या होता है, वियर होता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा चिप चिप का है और ये टूल है, तो यहाँ से कुछ मटेरियल टूल का जो है इसमें डिफ्यूज कर लिया, यहाँ से ये डिफ्यूज कर गया, है ना, सॉफ्टनेस के कारण। तो ये तो डिफ्यूज कर गया, ये चिप चूंकि आगे की ओर जा रहा है, तो आगे की ओर जा रहा है तो ये टूल के मटेरियल को लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर टूल का वियर हो गया। तो फिर यहाँ क्या हो, इस तरह का जो वियर होता है जिसमें टूल का मटेरियल चिप के मटेरियल में डिफ्यूज कर जाता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन वियर कहते हैं। तो ये किस कारण से हुआ, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना हायर टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन वियर उतना ही ज्यादा होगा। पीरियड ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टूल फेस एंड द चिप, टूल फेस और चिप के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगा। साथ ही बॉन्डिंग एफिनिटी, अगर चिप का मटेरियल टूल के मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है तो फिर टूल के वियर और बढ़ जाएगा, है ना। तब जाकर के ये और ज्यादा बॉन्ड बनाएगा और ज्यादा वियर करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर डिफ्यूजन वियर निर्भर करता है। तो ये था डिफ्यूजन वियर। सेकेंड है एडहेशन वियर। एडहेशन वियर कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब टूल है और इसके ऊपर चिप है, तो टूल और चिप का लगातार फ्लो के कारण यहाँ पर रेक फेस के ऊपर क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है। यहाँ पर क्या होती है, हीट जनरेट करती है। जैसा कि हम बता दिए कि चिप तो जो एक बार यहाँ से रगड़ के चला गया वो तो आगे चला गया, वो कभी वापस फिर नहीं आएगा। हर समय इसके रेक फेस पर नया चिप जो है वो आकर के रबिंग एक्शन करेगा, फ्रिक्शन कारण हीट जनरेट करेगा।
तो टूल के ऊपर लगातार हीट का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ज्यादा हीट बढ़ने के कारण यहाँ पर वेल्डिंग बन जाता है। जैसे वेल्डिंग प्रोसेस होता है क्या, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है ना, कि जब ज्यादा हीट हो गया तो ये दोनों ही मटेरियल एक दूसरे में फ्यूज करके क्या बन जाए, एक वेल्डिंग बना लेता है, वेल्ड हो जाता है ना। कहने का मतलब चिप और टूल का जो रेक फेस है, इस दोनों के बीच में क्या हो जाता है, वेल्डिंग हो जाता है, स्पॉट वेल्डिंग। इसको हम लोग किस तरह का वेल्डिंग कहते हैं, स्पॉट वेल्डिंग। किसी स्पॉट पॉइंट पर हाई हीट जनरेशन के कारण ये दोनों ही मटेरियल चिप का और टूल का एक दूसरे में फ्यूज करके वेल्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन फिर क्या होगा, ये वेल्डिंग तो बनेगा, लेकिन चिप के पास यहाँ वेलोसिटी है, चिप लगातार आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये वेल्डिंग टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वेल्डिंग बन रहा है लेकिन टूट भी रहा है। तो उसी क्रम में क्या होगा कि जब वेल्डिंग अगर टूटेगा तो यहाँ दो केस हो सकता है, या तो चिप का मटेरियल मतलब वेल्डिंग जो है चिप से उखड़ जाए, या वेल्डिंग जो है टूल से उखड़ जाए, है ना। तो चिप से अगर उखड़ जाएगा तब तो यहाँ पर टूल के ऊपर बिल्ट अप एज बनेगा, है ना। अगर नहीं हमारा यहाँ पर टूल के मटेरियल से के पास से वेल्डिंग अगर टूटती है, तो यानी कि टूल का मटेरियल जो है तो वो चिप में चला जाएगा, है ना। यानी इस कारण से यहाँ पर टूल के मटेरियल का लॉस्ट होता है। यानी कि हाई हीट जनरेशन के कारण इंस्टेंटली यहाँ पर स्पॉट वेल्ड बनता है और टूटता भी है। क्योंकि चिप का पास वेलोसिटी है, तो चिप आगे बढ़ेगा तो वेल्डिंग जो भी बनेगा यहाँ तो उसको तोड़ देगा, इसको यहाँ पर तोड़ देगा वेल्डिंग। तो तोड़ देगा तो हो सकता है कि कभी ऐसा टूटे कि टूल मटेरियल के जड़ से ही टूट जाए, तो वो टूल के मटेरियल को भी वो लेकर के चला जाएगा आगे। तो इस तरह का जो वियर होता है उसी को हम कहते हैं एडहेशन वियर। इसको क्या कहते हैं, एडहेशन वियर। जो स्पॉट वेल्ड का बनना और टूटना, उसके कारण से जो वियर होता है उसको हम यहाँ पर एडहेशन वियर कहते हैं। तीसरा है एवरेजन वियर। थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब सब तो वियर ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। एवरेजन वियर, एवरेजन मतलब होता है मतलब ये एक तरह का घिसना, रगड़ना, है ना। कोई भी चीज को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कोई भी मतलब अ, ये प्लेट है या लकड़ी का ही टेबल है, इसको हम लोग नाखून से भी खरोच देते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कोई एक रबिंग रबिंग करने वाला सब्सटेंस लाते हैं, इसको दो बार घस देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर रबिंग एक्शन हो गया, तो कुछ ना कुछ घिस गया। तो एब्रेजन वियर यहाँ पर कैसे होगा, तो एक टर्म होता है फेलाइट पॉकेट। फेलाइट पॉकेट किसको कहते हैं, तो देखिए फेलाइट पॉकेट होता क्या है कि मान लीजिए कि जब हम टूल या चिप दोनों में से कोई भी, दोनों तो मटेरियल ही है, दोनों को अगर हम लोग जैसे बनाने के लिए मान लेते हैं कि अगर कास्टिंग मेथड का यूज किए हैं, कास्टिंग से पहले इसको हम कास्ट किए, हो सकता है इसमें हम लोग क्या किए हैं, सैंड कास्टिंग किए। तो सैंड कास्टिंग करते वक्त हो सकता है कि कुछ सैंड का पार्टिकल जो है वो मटेरियल में मिक्स कर गया, मेटल में क्या कर गया, मिक्स कर गया। तो ये जो सैंड का पार्टिकल मेटल के साथ मिक्स कर गया, ठीक है, यहाँ पर ये मेटल है, इसमें कुछ सैंड पार्टिकल इसमें मिक्स है। तो इस तरह का जो मटेरियल फॉर्म होता है कहीं कहीं पर, तो इसी को हम लोग फेलाइट पॉकेट कहते हैं। ये क्या है, फेलाइट पॉकेट। ये होता क्या है कि ये काफी हार्ड होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है ना। तो यही सब फेलाइट पॉकेट कास्टिंग के वक्त अगर ज्यादा बन रहा है तो मशीनिंग में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये जनरल मटेरियल से हमारा हार्ड बन जाती है, और ये हार्ड बन जाता है। तो इस तरह का फेलाइट पॉकेट अगर चिप के अंडर साइड में है या टूल के रेक फेस के ऊपर है, तो टूल के रेक फेस के ऊपर है तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है तो ये घिस देगा, किसको, चिप को ही घिस देगा। तो चिप घिसा भी गया तो उससे कोई मतलब है नहीं, वो हमारे लिए किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन यही फेलाइट पॉकेट अगर वर्क पीस में मौजूद है, जिस वर्क पीस को हम काट रहे हैं उसमें मौजूद है, तो ये चिप का अगर अंडर साइड में अगर ये फेलाइट पॉकेट अगर ये ट्रेवल करेगा रेक फेस के ऊपर से, तो ये ज्यादा हार्ड होने के कारण ये मतलब क्या कर देगा, इसके रेक फेस को
रबिंग करेगा, है ना, ये खुद नहीं घिसेगा बल्कि टूल के सरफेस को ये क्या करेगा, घिस देगा, है ना। तो इस तरह का जो वियर होता है उसी को हम लोग एब्रेजन वियर कहते हैं, कि किसी हार्ड पार्टिकल के द्वारा, जो कि चिप के, चूंकि चिप का जो अंडर साइड का मटेरियल ही ना टूल के रेक फेस के साथ कांटेक्ट में है, तो अब चिप में यहाँ पर अगर फेलाइट पॉकेट मौजूद है इसके अंडर साइड सरफेस पर, तो ये फेलाइट पॉकेट जब इस टूल के रेक फेस के ऊपर से यहाँ से ट्रेवल करेगा, तो इसकी हार्डनेस ज्यादा होने के कारण ये टूल के मटेरियल को क्या करता है, एवरेज कर देता है, मतलब इसको घिस देता है, ज्यादा घर्षण पैदा करता है, और टूल के मटेरियल को ये मतलब एक तरह का इस तरह से घिसते हुए निकल जाती है, तो टूल का मटेरियल का यहाँ पे लॉस्ट होता है। इस तरह के वियर को एब्रेजन वियर कहते हैं। और इस तरह का फेलाइट पॉकेट बनने से एक चीज और होता है कि मान लीजिए कि अगर फेलाइट पॉकेट वर्क पीस का यहाँ पर बना हुआ है और ये टिप जो है वो एकदम काटते काटते उसके फेलाइट पॉकेट पर आ गया, तो अब ये ज्यादा हार्ड होने के कारण जब ये टिप अचानक से इस फेलाइट पॉकेट से टकराएगा तो ये टिप जो है वो टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक फेलाइट पॉकेट हार्ड है और इस पर अचानक से टूल आया, टकराया उसका टिप, तो अचानक टकराने के कारण यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो इससे भी टूल मटेरियल का लॉस होता है ना। तो ये तरह भी वियर क्या कहलाएगा, एब्रेजन वियर कहलाएगा। चौथा है फटिग वियर। फटिग वियर में क्या होता है कि जनरली चिप हो या टूल हो उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ऐसे हमको दिखने में लगता है कि वो एकदम प्लेन सरफेस है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया तो लगता है कि चिप का मटेरियल जो है यहाँ पर अंडर साइड का ये एकदम प्लेन है, या फिर ये टूल का मटेरियल जो है सरफेस जो है ये एकदम प्लेन है, स्मूथ है। ऐसा स्मूथ होता नहीं है, जब हम इसको क्लोज एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इसको हाईली मैग्नेट लेंस से मतलब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका सरफेस स्मूथ नहीं होकर के रफ है, और रफ ऐसा है कि जो कहीं पर गड्ढा है तो इसको हम लोग वैली कहते हैं, ये क्या हो गया, वैली हो गया, और कहीं पर ऊंचा है तो इसको हम लोग हिल कहते हैं, ठीक है। तो कटिंग टूल में भी हिल और वैली है और चिप में भी हिल और वैली है। तो अब ये क्या होगा कि वैली तो ये नीचे का पार्ट हुआ, तो वैली वैली का तो कांटेक्ट होगा नहीं, जब भी चिप या टूल के मटेरियल का कांटेक्ट होगा तो दोनों का हिल जो पार्ट है वो ही कांटेक्ट होगा। तो जब ये चिप इस तरह के मतलब टूल के सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है तो चिप का जो हील है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हील है और ये टूल का हील है, तो ये हील और एक दोनों एक जो हील है ये एक दूसरे के ऊपर शॉक लगाता है, इम्पैक्ट मारता है, ठीक है। इम्पैक्ट मारेगा तो हो सकता है कि कभी चिप का हील टूट जाए और कभी हो सकता है कि टूल का हील टूट जाए। तो चिप का हील टूट गया तब तो हमारे लिए किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये चिप का हील ज्यादा मजबूत है और टूल का हील ज्यादा कमजोर है तब इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर टूल का हील क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो टूल का हील ब्रेक कर गया तो टूल मटेरियल का यहाँ पे लॉस्ट हो गया। तो एक हील टूटेगा तो फिर दूसरा हील बन जाएगा टूल मटेरियल में, है ना। तो इस तरह के इम्पैक्ट से, यानी कि टूल का हील और चिप का हील के दोनों के बीच में जो इम्पैक्ट होता है, इस कारण से जो टूल मटेरियल का लॉस्ट होती है उसी को हम कहते हैं फटिग वियर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फटिग वियर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन वियर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कटिंग करने जाते हैं यहाँ पर, तो जो खास करके कटिंग टिप होता है यहाँ पर टेम्परेचर लगातार, यहाँ पर एक तो चिप इसके रेक फेस के ऊपर से जा रहा है और ये कटिंग टिप जो है ये लगातार वर्क को सीयर कर रहा है, तो कुछ पार्ट ऑफ हीट तो टिप पे भी जनरेट करेगा और कुछ जो है टिप से थोड़ा 2-3 mm दूर जो है रबिंग एक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट करेगा, है ना। तो हाई हीट जनरेशन पर, यानी जब इसकी टेम्परेचर हायर हो जाती है इसके फेस का, तो फिर इसका जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाता है, यानी ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करने लगता है।
हायर टेम्परेचर पर। हम लोग ऐसे भी वर्कशॉप में देखते हैं या लेथ मशीन पे तो सब लोग काम किए होंगे, तो वहां देखे होंगे कि हम लोग टूल से जब हम उसको कट करते थे, थोड़ा देर ही छोड़ देते थे तो हमारा वर्क पीस जो पहले एकदम वाइट और ब्राइट दिख रहा था, मतलब कटिंग करते वक्त, वो थोड़ा देर के बाद वो ब्लैक और डल जैसा सरफेस हो जाता था, है ना। तो वही ब्लैक और डल जैसा सरफेस ना हो तो उसके लिए हम लोग को एक ऑयल दिया जाता था, हम लोग वर्क पीस या टूल के ऊपर हम वो ऑयल लगा देते थे। तो उससे क्या होता था कि वो उसकी जो ब्राइटनेस है, ऑक्सीडेशन है, वो नहीं होता है, तो फिर वो ब्राइट ही रह जाती है ना। ऑक्सीडेशन कहने का यहाँ पर ये मतलब हो गया कि जब दोनों के बीच कटिंग हो रहा होता है, हाई टेम्परेचर डेवलप करती है और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो है एटमोस्फेयर, चूंकि खुला एटमोस्फेयर में कटिंग हो रहा है, तो ये टूल का मटेरियल जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्योर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से लोअर होता है। तो फिर क्या होगा, फिर अगर आगे हीट यहाँ जनरेट किया तो ये ऑक्साइड लेयर जो है वो पिघल जाएगा, तो इससे हमारा टूल मटेरियल का लॉस्ट हुआ, है ना वो, और जल्दी से वो एज जो है वो ब्लंट हो जाएगा। कटिंग एज जो शार्प है वो ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण वो जल्दी से ही ब्लंट हो जाएगा। इस तरह का वियर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन वियर कहते हैं, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण होता है। तो ये बेसिक 5 मैकेनिज्म है टूल वियर का, जिसमें कौन कौन हम लोग पढ़े। डिफ्यूजन वियर, जहां पर टूल मटेरियल सीधा सीधा जो है डिफ्यूज कर जाता है चिप में हाई टेम्परेचर के कारण और सॉफ्टनेस, एक फेस के सॉफ्टनेस के कारण। वही एडहेशन वियर, जो कि एक स्पॉट वेल्ड बन जाता है टूल और सरफेस, चिप सरफेस के बीच में हाई टेम्परेचर के कारण, और फिर ये वेल्ड जो है इंस्टेंटली बनता है और इंस्टेंटली टूटता भी है, तो इसमें भी टूल मटेरियल की लॉस्ट होती है, तो वो भी, वो एडहेशन वियर हो गया। एब्रेजन वियर, जो हार्ड फेलाइट पॉकेट के कारण जो चिप में मौजूद होता है, वो टूल के रेक फेस को ज्यादा रबिंग कर देता है, तो इससे टूल का सरफेस जो है वो रब्ड हो जाती है, तो उस तरह का वियर को एब्रेजन वियर कहते हैं। फटिग वियर, जिसमें कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देखें तो चिप और टूल का सरफेस स्मूथ नहीं होता है, बल्कि दोनों में ही हिल और वैली जैसा फॉर्मेशन होता है। तो जब चिप का हिल, टूल का हिल एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये चिप तो काफी तेजी से फ्लो करते रहता है फेस के ऊपर से, तो उसी वक्त दोनों के बीच में इम्पैक्ट होता है, तो इसमें टूल का हिल जो है अगर वो ब्रेक कर जाता है, तो फिर उस तरह का वियर फटिग वियर हो गया। और ऑक्सीडेशन वियर, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण हाई टेम्परेचर पर टूल मटेरियल जो है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और ऑक्साइड फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होती है, और जिस कारण से वो जल्दी मेल्ट करके वो एज, जो शार्प एज है वो जल्दी से ही क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। इस तरह का वियर ऑक्सीडेशन वियर कहते हैं। ये मैकेनिज्म था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूल वियर, कौन कौन तरह का टूल वियर होता है। तो 2 तरह का होता है, एक फ्लैंक वियर और एक क्रैटर वियर, ठीक है। ये जैसे कि हमारा इनिशियली कटिंग टिप जो है वो ऐसे था, ये घिसते घिसते जो है अब ये टूल ऐसे इस तरह के ज्योमेट्री में बन गया है ना। तो यहाँ पर जो इसके फ्लैंक का जो वियर हुआ, ये फ्लैंक वियर कहलाता है। और ये टिप से 2-3 mm आगे, जहां पर चिप जो है रेक फेस के ऊपर लगातार रबिंग करने के कारण, यहाँ पर अब कोई भी हो, एब्रेजन हो या फिर एडहेसिव डिफ्यूजन हो या एडहेशन हो, कोई भी वियर हो, कहने का मतलब यहाँ पर रेक फेस पर लगातार चिपका के स्लाइडिंग के कारण यहाँ पर रेक फेस के ऊपर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, तो इसके वियर को हम लोग क्रेटर वियर कहते हैं। क्रेटर वियर कहाँ बनता है, तो क्रेटर वियर जो है रेक फेस के ऊपर बनता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्रेटर वियर कहाँ होता है, तो ये रेक फेस के ऊपर, और जो टिप पॉइंट होता है उससे 2-3 mm, मतलब थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्टेंस पर, ज्यादा नहीं, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पर बनती है। और इसका कारण होता है चिप का लगातार इस रेक फेस के ऊपर से फ्लो होना, तो ये कहलाता है क्रेटर वियर। और फ्लैंक वियर हो गया कि जैसे इन टिप पहले क्या था, बहुत ही शार्प था, लेकिन जब ये कटिंग करना शुरू किया
तो उस टिप को जो है कभी मान लीजिए फटीग लगा, उसके बाद शॉक लगा, कहीं पर वो हीट जनरेट किया, उस कारण से सॉफ्ट हुआ। तो इसका लगातार इसके फ्लैंक फेस का मतलब टूल का जो अंडर साइड फेस है उसमें भी लगातार वियर होते रहता है, और इसके इस तरह के वियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक वियर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैंक वियर का दो कारण है कि एक सडन एंट्री और सडन एग्जिट, इसमें भी टिप टूट जाता है। और दूसरा है कि देयर इज ऑल्सो वर्क हार्डनिंग ऑफ मटेरियल। आप मान लीजिए कि जिस वर्क पीस को हम काट रहे हैं और वर्क पीस में वर्क हार्डनिंग मतलब कहीं कहीं मतलब होमोजीनियस नहीं है, कहीं कहीं मटेरियल एकदम सॉफ्ट है तो काटते चला गया, लेकिन कोई पार रीजन ऐसा आया जहां पर काफी हार्ड पॉकेट बना हुआ है, तो ये टिप जब इस हार्ड सरफेस से टकराएगा तो टिप को तोड़ देगा या ज्यादा घिस देगा, तो उसको फ्लैंक वियर कहते हैं। फ्लैंक वियर मेनली जो है एब्रेजन है ना, डिफ्यूजन, ये सब के कारण होता है। क्रेटर वियर भी उसमें तो एब्रेजन, डिफ्यूजन है ना, एडहेशन भी हो गया, तो ये सब मैकेनिज्म लगभग क्रेटर वियर में होता है। तो ये दो टाइप का वियर है। अब हम लोग टूल लाइफ और टूल वियर के बीच में हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं कि अभी हम लोग का टूल क्या है, नया है। जब ये टूल क्या है, न्यू है, न्यू है, इसके पास एकदम कटिंग पॉइंट भी परफेक्ट है। उसके बाद इसका जो कटिंग एज है वो भी पूरी तरह से शार्प है ना, और वो काफी मतलब अच्छा शार्पनेस है। तो टूल को हम लोग जैसे ही वर्क पीस में यहाँ पर अगर हम लोग काटने के लिए यहाँ पर लगाते हैं, इनिशियली ये वर्क पीस है और ये टूल है, इसको जैसे ही स्टार्टिंग में यहाँ पर लगाएंगे कि अचानक से इसके टिप पर क्या आएगा, एक शॉक आएगा। तो मतलब कटिंग अभी शुरुआते किए थे कि उसी समय एक ही बार जो है तो इस टिप के ऊपर काफी हाई वैल्यू ऑफ फोर्स लगता है और ये टिप टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब टाइम हमारा जीरो था, टूल वियर जो है उस एकदम काफी तेजी से बढ़ता है, इसका टिप टूट गया, इसका शार्प एज जो अब पूरी तरह से अभी शार्पनेस था, हाईली शार्प था, वो अचानक से वर्क पीस के साथ स्ट्राइक करने के कारण उसकी शार्पनेस जो है वो लोअर हो जाती है। तो एकदम शुरुआत टाइम में इसका टूल वियर काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसके बाद इसका कटिंग टिप भी एक मतलब शार्पनेस एक ठीक ठाक, जो पहले बहुत ज्यादा शार्प था वो अब एक मीडियम शार्प हो गया, कटिंग एज भी एक तरह का मीडियम शार्प हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि अब टूल का वियर कम होने लगेगा। ऐसे भी टिप जो है अब ये टूल के अंदर घुस चुका है, वर्क पीस के अंदर घुस चुका है, तो अब इसमें एक मोमेंटम भी आ जाएगा, तो इसका वियरिंग जो है वो फिर होगा, लेकिन उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम में टूल वियर जो है कम होगा। ठीक है, अब फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहाँ पर ये टिप जो है अब काटने लायक नहीं है, यानी कि ये शार्पनेस इसका एकदम लो हो गया है, कटिंग एज का शार्पनेस ज्यादा लो हो गया। तो अब ये शार्पनेस लो होने के कारण अब इस टूल का यूज अगर हम लोग वर्क पीस को काटने के लिए करते हैं तो ये काटने के बजाय वर्क पीस को रब करेगा। ठीक है, अब रब करेगा तो फिर वो ज्यादा टूल का वियर फिर इंक्रीज होने लगता है। तो फिर यहाँ से क्या हो गया, मतलब शार्प एज ब्लंट हो जाने के कारण अब कटिंग कम और रबिंग ज्यादा कर रहा है, तो फिर ये टूल का वियर फिर ग्राफ जो है अचानक से राइज करेगा। तो हम लोग इकोनॉमी चाहते हैं, टूल एक कॉस्टली मटेरियल होता है और हम उसके वियर को कम रखना चाहते हैं, तो हम लोग इस स्टेज पर आने देते हैं। इस स्टेज पर आता है इस टाइम पर, तभी हम लोग टूल को वर्क मतलब मशीन पर से उस टूल को हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि अब उसका शार्प एज ब्लंट हो चुका है, अब वो कट कट करने की क्षमता नहीं है, वो अब वर्क पीस को केवल रब करके फ्रिक्शन पैदा करेगा, हीट जनरेट करेगा, उससे टूल लाइफ जो है और घटेगी। तो इसीलिए ऐसे स्टेज पर जब हम देख लेते हैं कि अब ये कटिंग करने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर हम इस स्टेज पर ही यहीं से हम लोग टूल को क्या कर लेते हैं, हम अपने मशीन पर से हटा लेते हैं और उसको अपना दोबारा उस टूल को
ग्रिंडिंग करने के लिए भेज देते हैं, जहां पर उसका फिर से एज को, कटिंग एज को फिर से तैयार किया जाता है ना। तो इस तरह का जो टाइम होता है, जिस टाइम मतलब टाइम गैप जो हो गया कि जब हम लोग टूल को हम मशीन के ऊपर माउंट किए, यानी कटिंग करने के लिए हम टूल को क्या किए, मशीन के ऊपर फिक्स किए, और कुछ समय तक कटिंग करने के बाद जब हम देख लिए कि अब ये टूल कटिंग करने में सक्षम नहीं है, उस समय फिर हम लोग उस कटिंग टूल को उस मशीन से हटा लिए। तो ये जो दो टाइम का गैप हो गया कि जब टूल को हम मशीन पर लोड किए और फिर टूल को मशीन पर से जब हम अनलोड किए, तो अनलोड ऐसा नहीं है कि अभी वो कटिंग करने का क्षमता है और हम अनलोड कर लिए, वो नहीं। जब वो कटिंग करने की क्षमता नहीं है उस समय जब हम अनलोड किए, तो ये जो टाइम का जो बीच का गैप है, इसी गैप को हम लोग टूल लाइफ कहते हैं। इसी दो रीग्रिंडिंग मतलब टाइम बिटवीन टू रीग्रिंडिंग, है ना। रीग्रिंड मतलब एक बार रीग्रिंडिंग करके लाए, उसको यूज किए और फिर उसको ग्रिंडिंग करने के लिए भेज दिए, इस दो बीच का टाइम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टूल लाइफ कहते हैं। ठीक है। टूल लाइफ को वैसे और भी तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि एक तो ये हो गया कि कितना समय तक ये कटिंग किया, है ना, वो उसका टूल लाइफ हो गया। एक टूल लाइफ हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये टूल कट करना शुरू किया, ये वर्क पीस को का अगर मान लीजिए बहुत लंबा वर्क पीस है, तो मान लेते हैं कि ये टूल काटते काटते यहाँ तक आया, उसके बाद ये टूल खराब हो गया। तो जितना ज्यादा लेंथ ऑफ कट करेगा वो भी उसका टूल लाइफ होगा, कि जितना लंबाई तक वो कट कर दे। ठीक है। या फिर हम लोग वॉल्यूम के रूप में भी कहते हैं कि एक टूल जो है यूज किए और जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ये जो है रिमूव कर लिया, मेटल रिमूवल रेट, मेटल रिमूवल जो है अमाउंट, यानी कि हर टूल जो है जितना अमाउंट ऑफ मेटल को रिमूव कर पाया, वो भी एक टूल लाइफ हो गया। या फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड, मान लीजिए कि इस टूल का यूज हम लोग कोई जॉब बनाने के लिए कर रहे हैं, तो एक टूल का यूज करके 5 गो जॉब बनाए या 10 गो जॉब बनाए, उस रूप में भी हम लोग टूल लाइफ को काउंट करते हैं कि चलो एक टूल से 5 गो जॉब बनता है। या फिर हम लोग जो है कटिंग स्पीड फॉर गिवन टाइम है कि मतलब जितना देर तक मतलब स्पीड कितना है। अब चूंकि है कि अगर टूल टूल से ज्यादा स्पीड में काटेंगे तो टूल जल्दी घिसेगा, कम स्पीड में काटेंगे तो धीरे धीरे घिसेगा, है ना। तो अब कटिंग स्पीड, अब आप ज्यादा स्पीड से काटेंगे तो टूल भी जल्दी घिसेगा, लेकिन जॉब भी जल्दी जल्दी बनेगा, वो भी बात है ना। तो इस रूप में भी हम लोग टूल लाइफ को डिफाइन करते हैं कि आखिर वो किसी टाइम के ऊपर, किसी गिवन टाइम में उसका कटिंग स्पीड कितना रहा, जो कि ये टूल जो है तो वो मतलब न्यू से पुराना हो गया, मतलब घिस गया, वो भी एक टूल लाइफ में कंसीडर किया जाता है। लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला के रूप में हम, सिंपल सा टर्म के रूप में याद रखेंगे कि जो टाइम बिटवीन टू रीग्राइंडिंग, जितना दो बार, एक बार नया लाए बना के और जब तक हम यूज किए फिर से जब तक रीग्राइंडिंग के लिए हम नहीं भेजेंगे, तब तक जब तक हम उससे कटिंग करते रहे, उस टाइम को ही टूल लाइफ कहा जाता है। अब टूल लाइफ के ऊपर बहुत सारा इक्वेशन है, जिसमें टेलर टूल का जो टूल लाइफ इक्वेशन है, उन्होंने देखा कि टेलर जो है तो एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब हम लोग वर्कशॉप में अगर कटिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा स्पीड में हम वर्क पीस को काट कट करने लगते हैं, तो टूल का लाइफ जो है वो जल्दी घट जाता है ना। जो मतलब हो गया कि कटिंग स्पीड बढ़ाने से पहले कटिंग स्पीड कम था, तो अगर 2 घंटा टूल चल यूज में आ रहा था, लेकिन कटिंग स्पीड बढ़ा दिए तो अब एक ही घंटा में टूल घिस जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्व किया कि कटिंग स्पीड बढ़ाने से हमको क्या बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, जल्दी जल्दी जॉब बनेगा, ज्यादा नंबर ऑफ जॉब ज्यादा बनेगा, है ना। लेकिन कटिंग स्पीड के साथ हमको टूल भी जल्द ज्यादा घिसेगा, तो टूल का भी लॉस्ट है। तो क्यों ना हम एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू रखा जाए, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड रखा जाए, ताकि हमको टूल का वियर भी कम हो और हमको अच्छा खासा प्रोडक्शन भी मिलता रहे। ठीक है। तो एक ऑप्टिमम कटिंग स्पीड को पाने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, वी टी के पावर एन बराबर कांस्टेंट।
V कटिंग स्पीड है, T यहाँ टूल लाइफ है, C जो है मशीनिंग कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और N जो है यहाँ पर टूल लाइफ एक्सपोनेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ टूल मटेरियल पे निर्भर करता है। यानी यहाँ पर टेबल भी दिया है कि हाई स्पीड स्टील है तो N का मान 0.08 से 0.2, कार्बाइड के लिए 0.2 से 0.6, सेरामिक्स के लिए 0.5 से 0.8, तो ये एन का मान है। तो इसको भी हो सके तो याद रख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन तो याद रखना ही है। यहीं से हम लोग टूल लाइफ का वैल्यू निकालेंगे तो C बाय V के पावर 1 बाय N हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V का। कटिंग स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो टूल लाइफ जो है वो घट जाएगा, है ना। लेकिन कटिंग स्पीड बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसका ग्राफ देखिए खींचा गया कटिंग स्पीड के साथ टूल लाइफ में। तो इनिशियली जब हम कटिंग स्पीड को अगर इंक्रीज करते हैं तो टूल लाइफ इनिशियली कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक कटिंग स्पीड का एक लिमिट के बाद जो है ये टूल लाइफ जो है वो काफी तेजी से घटता है, ठीक है। यहाँ पर टूल लाइफ का लगातार ग्राफ देखिए, कटिंग स्पीड धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक लिमिट तक टूल लाइफ जो है वो धीरे धीरे घटता है, और कटिंग स्पीड एक ज्यादा मतलब बढ़ा देने से टूल लाइफ जो है वो तेजी से घटता है। तो यहाँ पर इसी को Vt के पावर n बराबर कांस्टेंट है, इसको लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, तो ln v प्लस n ln t हो जाएगा बराबर ln c हो जाएगा। तो ln v और ln t में अगर हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दो ग्राफ a और b जो पैरेलल आता है, इसमें पैरेलल आएगा, इसमें कैसा आएगा, हाइपरबोला आएगा, ठीक है। सिंपल v और t में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हाइपरबोला, और ln v ln t में पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन a और b है, इसका मतलब ये बीज का जो इंटरसेक्ट है वो ज्यादा है, इसका मतलब c का वैल्यू जो है b के लिए वो हायर है, किससे, c का वैल्यू मतलब a के लिए। यानी मशीनिंग कांस्टेंट जो है यहाँ पर c जो मशीनिंग कांस्टेंट है वो b टूल के लिए ज्यादा है और a टूल के लिए कम है। एक पॉइंट है कि अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n का मान जितना छोटा होगा टूल लाइफ जो है उतना तेजी से घटेगा विथ इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड। यानी n का स्मॉलर वैल्यू फास्टर द टूल लाइफ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड के बढ़ने से टूल लाइफ का उतना ही तेजी से घटेगा। तो ये था टेलर इक्वेशन जो कटिंग टूल और टूल लाइफ और कटिंग स्पीड के बीच का रिलेशन है।